अब वो दोनों फिर से हवेली में थे। बहुत बड़े चेहरे और सुर्ख आंखों वाली माझा सरतापा कहर नजर आ रही थी। इसने पहले तो शबाना को बुरी तरह मारा और इसके नाक मुंह से खून छुड़ा दिया, फिर वो इम्मू पर पिल पड़ी। इसके जिस्म में मर्दों से बढ़कर ताकत थी। इसने इम्मू पर थप्पड़ों और ठुड्डों की बारिश कर दी। इसके हाथ में पिस्तौल था और गाहे बगाहे वो इसे पिस्तौल का दस्ता भी मार रही थी। वो इसे बालों से घसीटकर सेहन के दरमियान ले आई और गलीज गाली देकर बोली, चल मुर्गा बन यहाँ। इम्मू के अंदर बगावत जन्म ले रही थी। गाहे बगाहे इसका दिल चाहता था कि वो इस खबीस औरत पर झपट पड़े, इसे धक्का देकर दूर गिराए और नेताज से बेपरवाह होकर यहाँ से भाग निकले। लेकिन हर बार इसके सामने शबाना का चेहरा आ जाता था। वो इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। वो अभी हर सितम बर्दाश्त करने पर मजबूर था। सुना नहीं बच्चे, मालकन क्या कह रही है? माखे ने कहा, फिर इसका सर पकड़कर जबरदस्ती इसके घुटनों में से घुसा दिया और बाजू टांगों के नीचे से गुजारे। वो सख्त धूप में मुर्गा बना खड़ा रहा। इसे मजीद अजियत पहुंचाने के लिए इसकी कमर पर चंद कच्ची ईंटें रख दी गई। इसकी नाक से पसीने और खून के कतरे एक साथ गिर रहे थे और ये सब कुछ शबाना के सामने हो रहा था। माजा ने गांव के हज्जाम को बुलाने का कहा। थोड़ी देर में रोती सिसकती जख्मी शबाना का सर उसले से मूंद दिया गया और फिर इसकी भवें भी साफ कर दी गई। बेबसी के आंसू तवातर के साथ इम्मू की आंखों से गिरने लगे। कितनी तेजी से तब्दील हुआ था सब कुछ। 3-4 घंटे पहले तक वो अपनी माँ से मिलने के लिए और इसकी गोद में सर रखने के लिए पुरुमीद था और अब गांव वालों के सामने एक तमाशा बना हुआ था। जब कमर पर रखा हुआ बोझ इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उठ खड़ा हुआ। इसके जिस्म से पसीना बाकायदा धारों की सूरत बह रहा था। खून के दबाव से चेहरा बिगड़ गया था। माझा एक बार फिर इस पर पिल पड़ी और एक सोटे से इसकी खाल उधेड़ कर रख दी। जब वो नीमजान हो गया तो इसे उठाकर कुत्तों वाली कोठरी में फेंक दिया गया। वो सारा दिन और रात गए तक दर्द से सिसकता और कराहता रहा। कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है। फिर इसे नींद भी आ गई। अगले रोज शदीद गर्मी की वजह से आंख खुली तो जहन में पहला ख्याल शबाना का ही आया। पता नहीं कि इसके साथ क्या बीती थी, वो किस हाल में थी। इसके साथ जो कुछ हुआ इसकी वजह वो खुद ही था। वो ही इसे लेकर यहाँ से निकला था। अगले रोज दोपहर के वक्त इसे फिर माजा की मनहूस शक्ल नजर आई। इसे शदीद अजियत और जिल्लत से दो चार करने के बावजूद अभी इसका गुस्सा पूरी तरह उतरा नहीं था। वो नशे में धूते और इसकी आंखों में खबासत का दरिया बह रहा था। जब वो कुछ बदतर करने के मूड में होती तो इसकी नाक कुछ और भी चपटी और स्याह दिखाई देने लगती थी। अब भी कुछ यही कैफियत थी। वो फुकारी, तुझे कहा था ना कि यहाँ से भागने की कोशिश न करना, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। और एक बार नहीं 10 बार कहा था, बोल कहा था ना। इसने जूते की नोक से इम्मू का झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश की। इम्मू कुछ नहीं बोला। हरामजादे, मुंह में घुंघनियां क्यों डाली ली है? इस कमीने के लिए सब कुछ किया तूने। इस कुत्ती के इश्क का बुखार चढ़ा हुआ था ना तुझे। इम्मू ने कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज गले में अटक कर रह गई। मुंह बिल्कुल खुश्क हो चुका था। माजा ने अपनी बैल की सफेद कमीज सामने से ऊपर उठाई और अपने स्याह तय बंद की डब में से पिस्तौल निकाल लिया। शराब एक जहर की तरह इसकी आतिशी दिमाग को चढ़ी हुई थी। और एक किसी गूंगे के तुखम, बोलता क्यों नहीं? बोलता है या फिर टिपकाऊं तेरे अंदर गोलियां? इम्मू को लगा कि वो चाहे भी तो बोल नहीं सकेगा। वो बस सहमी हुई नजरों से इसे देख कर रह गया। अच्छा, नहीं बोलेगा तू, नहीं बोलेगा तू, वो बहकी हुई खतरनाक आवाज में बोली। इसने पिस्तौल का हिफाजती खटका हटाया, इसे इम्मू की तरफ सीधा किया और जुनूनी लेजे में धाड़ी। नहीं बोलेगा तू, नहीं बोलेगा। इसके साथ ही इसने इम्मू पर फायरिंग कर दी। इम्मू चिल्ला उठा। माजा ने पिस्तौल की 6 की 6 गोलियां इम्मू पर चला दी। आखिरी वक्त में इम्मू ने आंखें बंद कर ली थी और जमीन पर गिर गया था। इसे लगा कि शायद वो मरने वाला है, लेकिन फिर यकायक एहसास हुआ कि गोलियां इसके जिस्म पर नहीं लगी, इसके बिल्कुल आसपास कच्ची जमीन में लगी हैं। वो जैसे मौत को छूकर वापस आ गया था। माझा इसकी बेबसी से लुत्फानंदोज हो रही थी। वो बड़ी बेरहम थी। कई गोलियां इम्मू के जिस्म को जैसे छूकर गुजरी थी। एक तरह से इसने अपनी बेहतरीन निशानाबाजी का मुजाहरा भी किया था। वो इम्मू की टांग पर पांव रखते हुए बोली, एक दिन तूने नाजू को बताया था ना कि मालकन के पिंडे से तंबाकू की बू आती है, बताया था ना। इम्मू चुप रहा। इसे याद आया कि शायद कुछ दिन पहले ही इसने बेध्यानी में कोई ऐसी बात कही थी। वो फुकारी, तेरी ये नाक बड़ी तेज है, इसकी तेजी मारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ इसने कालिया को आवाजें दी। कालिया भागता हुआ आया। वो एक साफा इसकी तरफ फेंकते हुए बोली, इसमें थोड़ा सा गोबर ला और साथ में एक रस्सी भी। कालिया जैसे पहले ही जानता था कि मालकन क्या करना चाहती है, वो ये अच्छा कहता हुआ बाहर निकल गया। जरा ही देर बाद वो मतलूबा चीजें लेके साथ हाजिर हुआ।
वो साथ में लंबे तड़ंगे माखे को भी लाया। दोनों ने मिलकर इम्मू को जबरदस्ती उल्टा किया और इसके हाथ पुश्त पर बांध दिए। फिर इसके पांव भी रस्सी की बेरहम गिरफ्त में जकड़ दिए गए। तब नीले रंग का साफा जिसमें गोबर था इम्मू के मुंह पर बांधकर सर के पीछे से मजबूत गिरा लगा दी गई। वो इम्मू के लिए जिंदगी की अजियतनाक तरीन घड़ियां थी। माँ इसके सर में चमेली का खुशबूदार तेल लगाती थी और जब वो स्कूल जाता था तो इसके बस्ते में गुलाब के फूल रख दिया करती थी। वो कहती थी, गुलाब की खुशबू बंदे के दिमाग को शाह दिमाग बनाती है। आज इसके मुंह पर ताफुन ज़्यादा गोबर बंधा हुआ था और इसका दम जैसे सीने में घुट रहा था। वो लोग इसे बंद करके चले गए और वो मछली की तरह तड़पता रहा। वो साफे को अपने मुंह से हटाना चाह रहा था लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था। इसे मुसलसल उबकाइयां आ रही थी। पेट परसों शाम से खाली था, वरना इसकी मुसीबत और बढ़ जाती। बिलाखिर वो नीम बेहोश हो गया। शायद गोबर की बूंदें भी धीरे धीरे असर खोना शुरू कर दिया था। इस दिन के बाद हवेली में इमरान और इम्मू के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ। इससे सारी सहूलतें छीन ली गई। आम कामों की तरह से घटिया लिबास पहनाया गया और मवेशी खाने में काम पर लगा दिया गया। मवेशी खाने का निगरान वही कालिया नामी क्रख शख्स था। वो काम लेने के मामले में बड़ा सख्त बल्कि शफाक था। इम्मू के पाँव में बाकायदा एक जंगालूद बेड़ी डाली गई थी। इसे इस बेड़ी में सुबह मुंह धेरे शाम तक मुख्तलिफ काम करना पड़ते थे। उनमें से सख्त तरीन काम दस्ती टोके पर चारा काटना था। हर रोज कम से कम 6 घंटे के लिए इम्मू को एक दूसरे लड़के के साथ मिलकर चारा कुतरना पड़ता था। वो पसीने में नहा जाते थे और दम जैसे आंखों में आ जाता था, मगर काली की बेरहम निगाहों का खौफ इन्हें हाथ चलाने पर मजबूर करता था। सुस्ती की सूरत में कालिया न सिर्फ पुलिस गालियां देता बल्कि बेदरेग मारपीट भी करता था। मवेशी खाने में कुल 5 मुलाजिम थे। उनमें से सिर्फ इम्मू और मोले को ये इम्तियाज हासिल था कि इन्हें बेड़ियां लगाई गई थी। बेड़ी की वजह से वो दोनों शलवार नहीं पहन सकते थे। इन्हें अपना जिस्म सिर्फ लगोटी या धोती से ढांपना होता था। करीबन 2 महीने बाद मोले की बेड़ी तो उतार दी गई, मगर इम्मू की बदस्तूर रही और इसके टखनों को मुसलसल जख्मी करती रही। माजा की मनहूस शक्ल अब इसे कम ही नजर आती थी। इसे पता चला था कि आजकल दीने मुसल्ली का पढ़ा लिखा बेटा बाउसलीम माजा की जद में है। माजा ने इसे पता नहीं किन किन चक्रों में फंसाया था कि वो बेचारा हवेली का चाकर बनने पर मजबूर हो गया था। इसके जिम्मे मुंशी का काम लगाया गया था। वो घुंघराले बालों वाला 22-23 साल का खूबसूरत लड़का था। शलवार कमीज पहनता था। इम्मू ने अक्सर इसे एक बोसीदार से रजिस्टर के साथ हवेली में आते जाते देखा था। एक दिन जब इम्मू चारे का वजनी गट्टर कंधे पर उठाए हवेली के मेन दरवाजे के सामने से गुजर रहा था, इसे माजा के गरजने बरसने की आवाज आई। अध खुले फाटक से इसने माजा की बस एक झलक देखी और भौचक्का रह गया। माजा बाउसलीम पर बरस रही थी। बाउसलीम के गले में एक रस्सी थी। इस रस्सी का दूसरा सिरा माजा के हाथ में था। वो इसे किसी जानवर की तरह बरामदे की तरफ खींच रही थी। बाउसलीम के चेहरे पर चोटों के निशान थे। वो जब किसी को थप्पड़ वगैरह मारती थी तो इसकी कलाई का वजनी कड़ा भी इसके कारे खैर में शरीक हो जाता था और मजरूब के चेहरे पर निशान छोड़ दिया जाता था। माखा और काले वगैरह करीबी खड़े मजे का खेज अंदाज में बाउसलीम की ये दुर्गत देख रहे थे। माजा के लिए एक अजीब सी नफरत इम्मू के रगोपे में दौड़ने लगी। इसका बस नहीं चलता था कि वरना वो इस सूरत को चीर कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता और 2 हैकल बोहली कुत्तों के आगे डाल देता। रात में उसने मोले से जिक्र किया, मोला भाई, बाउसलीम ने वही गलती की थी जो इस जैसे पढ़े लिखे लोग आमतौर पर करते हैं। इसने पिंड में पहुंचे तो का स्कूल खोलने की कोशिश की थी। बस इसी बात पर चौधरानी माझा से इसकी टसल हो गई। चौधरानी से टक्कर लेकर भरा इस इलाके में कोई रह सकता है? ये तो बंदे को अपने पांव चाटने पर मजबूर कर देती है। कोई इसका कुछ नहीं कर सकता, इम्मू ने दुखी लहजे में कहा। तूने क्या कर लिया है? मोले ने उल्टा सवाल किया। इस सवाल ने इम्मू को चुप करा दिया। मोला बोला, ये बड़ी दराची जनानी है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच्ची गल पूछता है ना, मुझे तो इस कुड़ी शब्बों की तरफ से भी खतरा ही रहता है। क्या मतलब? इम्मू ने चौंक कर पूछा। वो बघियाड़ों के अंदर बकरी के बच्चे की तरह है, इसके साथ किसी वेले कुछ भी हो सकता है। मोले की बात ने इम्मू के अंदर दबे हुए सारे अंदेशे एकदम उभार दिए। इसके सीने में कुछ सुलगने लगा। पिछले 2-2.5 महीने में बस 2000 बारी शब्बों को देख चुका था। इसके सर पर अब छोटे छोटे बाल आ गए थे। इसका रंग हल्दी की तरह जर्द नजर आता था। सख्त गिर शहनाज की जेरी निगरानी वो हवेली के कामकाज करती दिखाई देती थी। शायद मोला सच्ची कह रहा था। माखे कालिए और सूफी जैसे बघियाड़ों के दरमियान वो एक कमजोर बकरी ही तो थी। मोले की आवाज ने इसे चौंका दिया। मुझे तो एक और शक हो रहा है इम्मू। सुना है कि चौधरानी का डकैत भाई नाजा 1.5-2 महीने तक हवेली में वापस आ रहा है। वो फिर हवेली में ही रहेगा। कहते हैं कि इलाके की पुलिस के साथ इसका लंबा चौड़ा मुखमुखा हो गया है।
मुझे तो लगता है कि चौधरानी ने शब्बू जैसी सुच्चल कुड़ी को अपने भाई की दिल पिशोरी के लिए ही बचा रखा हुआ है। मोले की बात करने के अंदाज ने इम्मू को भन्ना गया। मोले, इसके बारे में तमीज से बात कर यार, तू तो ऐसा कह रहा है जैसे वो मशूक नहीं जनानी है तेरी। इम्मू अंदर से खोलकर रह गया। वो मुंह फेर कर उठा और दूसरी तरफ चला गया। मवेशी खाने की तारीकी और बू में वो रात देर तक जागता रहा और बांध की चारपाई पर पहलू बदलता रहा। मोले की बातों ने शब्बों के हवाले से इसके बदतरीन अंदेशों को हवा दी थी और अब वो बुरी तरह बेकरार था। हो सकता था कि मोले ने माझा के डकैत भाई के हवाले से जो अंदेशा बयान किया था वो पूरी तरह दुरुस्त ना हो, लेकिन ये बात तो ठोस हकीकत थी कि इस हवेली में लाचार शब्बों के साथ किसी वक्त कोई मामला हो सकता है। सिर्फ 3-4 रोज बाद एक और वाकया हुआ। पता चला कि हवेली में 2-3 जख्मी बंदे हो गए हैं। इनमें दीने मुसल्ली का बेटा बाऊ सलीम भी शामिल था। बाऊ को शदीद चोट आई। पता चला कि इसकी 2 पसलियां टूटकर इसके फेफड़े में जा घुसी हैं और इसे जख्मी हालत में तहसील अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा घोड़ों और घोड़ियों को नंबर लगाने के दौरान में पेश आया। नंबर लगाने के लिए जानवरों को दागा जाता है। जब माजा के लाडले ताजी घोड़े को दागा जाने लगा तो अपनी रवायती सरकशी पर उतर आया। इसने मुख्तसर तवेले में जबरदस्त उधम मचाया। बाऊ सलीम जो मुंशी के तौर पर वहां मौजूद था और नंबर लगवा रहा था, वो भी घोड़े की जद में आया और इसकी दौलती से शदीद जख्मी हुआ। ये वही मूजोर घोड़ा था जो इससे पहले भी साइस और इसके साथी को जख्मी कर चुका था। बाऊ सलीम घायल होकर अस्पताल पहुंच गया और इसके 8-10 रोज बाद माझा की नजर करम एक बार फिर इम्मू पर पड़ी। वो अपने बद आदात से मजबूर थी। इम्मू को किसी भूली हुई मलकीती शय की तरह मवेशी खाने के स्टोर रूम से निकाला गया और झाड़ पूछ कर फिर इसे इशरत कदे में सजाया गया। वही नीम तारीख कमरा, वही कराहत, वही बदबूदार बोझ, वही गलीज सांसें। वो पहले से दुगना काला पानी यानी शराब पीती थी और इसकी खबासत में इसी शराब से इजाफा हुआ था। वो इम्मू की दुखती रग जान चुकी थी। इसने शबाना का जिक्र भी किया और कहा, वो लड़की है इस वक्त तक खैरियत से है जब तक इम्मू सीधा सीधा चलता रहेगा। अब वो इम्मू को गाहे बगाहे हवेली में बुलाने लगी। तहम इम्मू को वो सहूलतें बहाल नहीं हुई जो शुरू में इसे हासिल थी। वो बदस्तूर मवेशी खाने में क़याम पजीर था और सारा दिन जानवरों की तरह मुशक्कत करता था। इसका खाना पीना भी हवेली के अदना कारिंदों के साथ था। सिर्फ फर्क इतना पड़ा था कि इसकी बेड़ी उतार ली गई थी। वो बड़े तकलीफ दे शबो रोज थे। सर्दियों के बाद बहार शुरू हो रही थी, नई कोंपलें फूट रही थी, मस्त हवा चलती थी, लेकिन इम्मू के अंदर की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त मासूम चेहरा शबाना की सलामती के बारे में सोचता रहता और इस फिक्र में रहता कि वो किस तरह इस मोहलक जाल में से निकल जाए। इम्मू को मालूम हो चुका था कि शबाना का रिश्ता टूट चुका है और वो एक नापसंदीदा शोहर के पल्ले बंधने से बच गई है, मगर इसके साथ आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हुई थी। वो माझा के पास थी। बजाहिर तो इसकी हैसियत मुलाजमा की थी। इसके रिश्तेदारों को हवेली में आकर इससे मिलने की इजाजत भी थी, लेकिन हकीकत में वो एक कैदी थी। इसके गिर्द एक नादीदा पंजरा था। इम्मू पिछले 1-1.5 साल में पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। इसका थोड़ा सा मजीद कद भी निकला था और इसके शानों की चौड़ाई बड़ी थी। इसके अंदर बगावत किसी अंगारे की तरह सुलगती रहती, लेकिन इस अंगारे को शोला बनने का मौका दूर दूर तक नजर नहीं आता था। हाँ, वो बहार के दिन थे। बहार की हवा में नमू की तासीर थी। इस हवा में जर्दी के अंदर से सब्जा फूटता है, बीजों से कोंपले बनती हैं और कभी कभी जज्बों के अंगारे भी शोलों में बदल जाते हैं। इन दोनों हवेली में राजा नाम का एक नौजवान बतौर मेहमान ठहरा हुआ था। राजा के पास एक बहुत खटारा लोडर था। इस पर उर्दू में पाटे खां लिखा हुआ था। राजा इस लोडर में 2-3 पिंजरे रखकर लाया था। इनमें 4-5 शिकारी कुत्ते थे। इम्मू को मालूम हुआ था कि यह बंदा शिकारी कुत्तों को सिधाता है और फिर इन्हें फरोख्त करता है। इस दिन इम्मू बहुत उदास बैठा था। इतने में काली आ गया। इसने इम्मू से कहा, वो भूरी भैंस का दूध धो दे। भूरी कभी कभी अड़ जाती थी और इसे टीका लगाकर धोना पड़ता था, मगर इम्मू ऐसे मौकों पर बगैर टीके के ही इसे आराम कर लेता था। वो स्टील की बड़ी बाल्टी लेकर भूरी के पास आया। इसके चमकीले पिंडे पर हाथ फेर फेर कर इसके थनों को सहला सहला कर इसे तैयार करता रहा। फिर बाल्टी अपने दोनों घुटनों में दी और भूरी के नीचे बैठ गया। ये मवेशी खाने का एक छोटा सा अहाता था जिसमें सिर्फ 2 भैंसें और बंधी हुई थी। अचानक भगदड़ की आवाजें आई। एक जोरदार कड़ाका सुनाई दिया और अहाते का लकड़ी का दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। एक घोड़ा अपने घुड़सवार समेत तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इम्मू ने फौरन पहचान लिया। ये माझा का वही सरकश घोड़ा था जिसने दहशत फैला रखी थी। इम्मू ने इसके सवार सालार खां को उछलकर हवा में तैरते और फिर भैंसों की खुरली के पास गिरते देखा। गिरते हुए इसका सर खुरली से टकराया और वो बेसुध हो गया था। घोड़े की टांग लगने से भी इम्मू दूर तक लुढ़क गया और दूध वाली बाल्टी हवा में उड़ती हुई नजर आई। घोड़ा बुलंद आवाज में हिनहिना रहा था और चारों तरफ टांगे चला रहा था।
साफ पता चल रहा था कि अगर सालार खां चंद सेकंड पे अपनी जगह पड़ा रहा तो वहशी घोड़ा इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। यही वक्त था जब इम्मू अपनी जगह से हरकत में आया और नताए से बेपरवाह होकर घोड़े पर जा पड़ा। घोड़े ने गर्दन के जोरदार हुलारे से इम्मू को जरब लगाई और वो चारे के गट्टों पर गिरा दिया। इम्मू एक लम्हा जाया किए बगैर फिर उठा और घोड़े पर झपटा। इस मर्तबा घोड़े की लगाम इम्मू के हाथ में आ गई। इसने लगाम को 2-3 झटके दिए। यकायक इसे लगा कि घोड़ा गैर मुतवक्को तौर पर शांत हो रहा है। देखते ही देखते इसकी गैर मामूली मस्ती काफूर हो गई। इम्मू ने इसके साथ भागते भागते अहाते का एक चक्कर लगाया। लगाम बदस्तूर इसके हाथ में थी। फिर इसने हिम्मत की और जस्ट लगाकर घोड़े पर सवार हो गया। ये गैर मामूली इकदाम था। इस वक्त माजा समेत हवेली में मौजूद कोई भी शख्स ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता था। इम्मू ने घोड़े को संभालते हुए घुड़सवारी का अंदाज इख्तियार किया। वो इसकी उछल कूद को बतदरीज कम करने की कोशिश कर रहा था। चंद सेकंड बाद वो इसे बड़े हाथे में ले आया और बड़े एतमाद से इधर उधर दौड़ाने लगा। माजा इस वक्त हवेली में नहीं थी, लेकिन जो लोग इसे देख रहे थे वो यकीनन हैरतज़दा थे। इस सरकश घोड़े पर इतनी कामयाबी से अभी तक कोई नहीं बैठा था। इन देखने वालों में माजा का मेहमान राजा भी था। कुछ देर जब वो इम्मू घोड़े से उतरा और इसकी गर्दन पर थपकियां देने के बाद इसे खूंटे से बांध दिया तो राजा धीमे कदमों से चलता इसके पास आया। राजा छरेरे बदन का था। इसके बाल लंबे थे, आंखें चमकीले और नुकूश तेज थे। वो आम सी शलवार कमीज पहने हुए था। इसने इम्मू का कंधा थपका और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान, वैसे इम्मू कहते हैं। लगता है घोड़ों के बारे में काफी कुछ जानते हो और घुड़सवारी में भी माहिर हो। नहीं, बहुत कम घोड़े पर बैठा हूँ। यहाँ हवेली में आकर तो 2-4 बार से ज्यादा नहीं बैठा। या तुम झूठ बोल रहे या फिर वो कहते कहते खामोश हो गया। बेहोश सालार खां को उठाकर बाहर लाया जा रहा था। इसका सर फट गया तो मरहम पट्टी की जरूरत थी। राजा ने दीगर मुलाजमों से भी पूछा। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि इम्मू कभी कुंवारी घोड़े पर बैठता है, वो कोई माहिर घुड़सवार नहीं। राजा इम्मू को लेकर हवेली के उस हिस्से में आ गया जहाँ मेहमान वगैरह ठहरते थे। ये दरअसल डेरे ही के 3-4 कमरे थे। यहाँ बड़ी बड़ी 2 चारपाइयां और ताजे हुक्के पड़े रहते थे। यहाँ पर एक तरफ नीम के दरख्तों के नीचे वाहनी पिंजरे पड़े थे जिन्हें राजा किसी जगह ले जाकर जा रहा था। इनमें कुत्ते थे। एक कुत्ता मुसलसल शोर मचा रहा था। राजा ने अपने कान की छोटी सी बाली को सहलाते हुए कहा, तेरे अंदर फन है भाई। मैं खुद भी घोड़े सिधाता हूँ। मैंने कभी किसी ऐसे घोड़े को इतनी आसानी से राम होते नहीं देखा। मैं सच कहता हूँ, मैंने इससे पहले कभी ऐसे घोड़े पर सवारी नहीं की। इम्मू सादगी से बोला, अच्छा, इस घोड़े से पहले भी कभी तुम्हारा आमना सामना हुआ है? बस 2-4 बार ही हुआ है। कभी ऐसी हालत में भी सामना हुआ जब ये इस तरह बिखरा हुआ था? इम्मू ने ज़हन पर जोर दिया और बोला, हाँ, जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो एक दिन इस घोड़े ने बड़ा उधम मचा दिया। वो एक सवार को अपने साथ घसीटता हुआ यहाँ लाया था और वो बेचारा मर चुका था। राजा बड़े ध्यान से इम्मू की बात सुन रहा था। वो बोला, इस वक्त घोड़े से तुम्हारा सामना हुआ? अचानक उस वक्त के मनाजिर इम्मू की निगाहों के सामने घूम गए। घोड़े ने साइज को गिराया था, फिर माजा इसे चकमा देकर इसकी लगाम थामने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो तो छलावा बना हुआ था। एकदम अलफ हो गया और घूमकर सीधा इम्मू की तरफ आया। इम्मू ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तौर पर अंधाधुंध अपना हाथ घुमाया। इम्मू के हाथ में घोड़े की लगाम आ गई थी। इम्मू के बाजू को शदीद झटका लगा था। लगाम इम्मू के हाथ में आने के बाद घोड़ा चंद लम्हों की सख्ताज़दा सा हो गया। माजा ने इस मौका से फायदा उठाया और अपने तनुमन जिस्म की पूरी ताकत के साथ घोड़े की गर्दन से लिपट गई थी। किस ख्याल में खो गए? राजा की आवाज ने इसे चौंका दिया। हाँ, इस वक्त भी 5-10 सेकंड के लिए इससे मेरा सामना हुआ था, इम्मू ने राजा के सवाल के जवाब में कहा। राजा ने इम्मू से चंद मजीद सवाल पूछे। इसके लबो लहजे में हैरत बदस्तूर मौजूद थी। इसी दौरान में अंदरूनी कमरे से जर्क बर्क कपड़ों वाली एक लड़की ने राजा को पुकारा। राजा इसकी बात सुनने के लिए कमरे में चला गया। इम्मू कुत्तों को देखने के लिए पिंजरे की तरफ आ गया। एक कुत्ता मुसलसल शोर मचा रहा था। इसकी आवाज कल रात में मुसलसल हवेली के मकीनों को बेआराम करती रही थी। ये पतली कमर और लंबी थूथनी वाला हाउंड कुत्ता था। इसकी आंखें सुर्ख और तेवर खतरनाक थे, लेकिन अब पिछले 10-15 मिनट से वो कदरे खामोश नजर आ रहा था। इस कुत्ते को अलहदा पिंजरे में बंद किया गया। इम्मू कुत्ते के नजदीक पहुंचा तो वो दुम को होले होले गर्दिश देने लगा और इसे अपनी थूथनी पिंजरे की सलाखों से लगा दी। कुत्ते आमतौर पर इम्मू से जल्द ही मायूस हो जाते थे। माजा ने अपने तैश के दौर में इम्मू को कई माह तक बिल डॉग्स के साथ एक बदबूदार कोठरी में बंद रखा था। इन कुत्तों ने शुरू में इम्मू को खतरा महसूस हुआ, लेकिन फिर वो बड़ी तेजी से ये खतरा कम होता चला गया। हाउंड कुत्ते ने अपनी पतली थूथनी का 1/3 हिस्सा तंग सलाखों की खला से बाहर निकाल लिया था। इम्मू ने अपनी उंगली से थूथनी के 12 हिस्से को होले होले सहलाया। कुत्ते की दुम बेसाख्ता गर्दिश तेज हो गई। इस दौरान राजा वापस आ गया। वो इम्मू को कुत्ते के पास देखकर हैरान हुआ। इसने इम्मू को कुत्ते से पीछे हटाया और बोला, ज्यादा बहादुरी ना दिखाओ यारा, ये किसी भी वेले हमला कर सकता है।
इम्मू और राजा दोबारा जहाजी साइज चारपाई पर आ बैठे और बातें करने लगे। राजा इम्मू से पूछने लगा कि वो यहाँ कैसे और क्यों कर आया। यह हर किसी को इम्मू की कहानी मालूम थी। इम्मू ने राजा को भी ये सब कुछ बताने में आर नहीं समझा। इसने बता दिया कि कैसे वो एक चौधरी के पुत्र को आसमानी बिजली वाली नहुसत से बचाने के लिए शहनशाह नामी पीर के मजार पर पहुंचे और कैसे यहाँ कीकरा गांव तक आया। इस गुफ्तगू के दौरान में ही राजा थोड़ा सा चौंका। हाउंड कुत्ते ने अब भी पिंजरे में चकराना और शोर मचाना शुरू कर दिया। राजा कुछ देर तक पुरसोच नजरों से इसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर इसके करीब गया। इसने इम्मू को भी अपने पास बुला लिया। इम्मू पिंजरे के सामने पहुंचा तो कुत्ते की बेकरारी कम हो गई, इसका शोर भी तकरीबन मादूम हो गया। वो अपनी थूथनी सलाखों से रगड़ रहा था। कुछ देर तक कुत्ते के पास रुककर इम्मू और राजा फिर चारपाई पर जा बैठे। एक मुलाजिम इन दोनों के लिए मक्खन वाली मीठी लस्सी ले आई। कुत्ता अब फिर हस्बे मामूल पिंजरे में चकरा रहा था और शोर मचा रहा था। लस्सी पीने के बाद राजा ने अपनी तीखे मूछें साफ की और एक जोरदार डकार लेने के बाद खोई खोई नजरों से इम्मू को देखने लगा। कुछ देर बाद बोला, मेरे उस्ताद अल्लाह बख्शे बाबा महर मुश्ताक कहा करते थे, कुछ बंदों के साथ पालतू जानवर खास तौर से कुत्ते और घोड़े वगैरह बहुत जल्दी हिल जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम में भी इन लोगों में से कोई एक हो। कोई खास बात है तुम्हारे अंदर, या फिर हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही हो। मैं समझा नहीं महाराजा, शायद मैं तुम्हें समझा ना सकूं। उस्ताद जी की सारी बातें तो मेरी खोपड़ी में नहीं आती थी। वो कहा करते थे कि हर बंदे के अंदर से कुछ लहरें निकलती हैं। ये लहरें इस बंदे के आसे पासे के सारे जी जनावरों पर असर डालती हैं। ये लहरें इन जी जनावरों को बताती हैं कि ये बंदा चंगा है, बुरा है, या बहुत चंगा है, या बहुत बुरा है। बस इसकी तरह बात कहा करते थे उस्ताद जी। अगर ये बातें सही हैं तो फिर मुझे लगता है कि तेरी लहरें भी बड़ी टैट किस्म की हैं। ये टैट क्या होता है? यार अंग्रेजी का लफ्ज है, मतलब है तगड़ी मजबूत। इम्मू समझ गया कि वो टाइट को टैट कह रहा है। रात को इम्मू सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो काफी देर करवटें बदलता रहा। राजा की कही हुई सारी बातें इसके ज़हन से निकल चुकी थी। वो बस एक ही बात सोच रहा था, वो शबाना को इस खतरनाक हवेली से कैसे निकाल कर ले जा सकता था। वो इसके लिए बहुत अहम हो चुकी थी। इसकी रगे जामे बस गई थी और खून बनकर इसकी शरियानों में दौड़ती रहती थी। वो इससे इश्क करने लगा था। वो जानता था कि अपने इश्क को बचाने के लिए इसके पास ज्यादा वक्त नहीं। शबाना की माँ और दीगर रिश्तेदारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शबाना को माजा के चंगुल से निकाल के ले जा सकते। ऐसा करने वालों को हशर यहाँ दीने मुसल्ली के बेटे बाऊ सलीम जैसा होना था। एक दिन बाद राजा की फिर इम्मू से मुलाकात हुई। वो इसे बड़ी मोहब्बत से मिला। दोनों मेहमान खाने में बैठे तरबूज खाते रहे और बातें करते रहे। राजा का हरदम शोर मचाने वाला खौफनाक कुत्ता आज फिर पहले दिन वाले रवैये का मुजाहरा कर रहा था। वो कदरे पुरस्कून नजर आ रहा था। इसने हैरानकुन तौर पर इम्मू को अपने पिंडे पर हाथ लगाने की इजाजत दी थी। तरबूज खाने के दौरान में इम्मू ने राजा से पूछा, वो रंग बिरंगे कपड़ों वाली कुड़ी कहाँ गई? वापस चली गई होगी अपने कोठे पर। राजा ने बीड़ी सुलगाकर कहा, क्या मतलब वो तवाइफ थी? ओए खोते, आहिस्ता बोल, आपा माजा ने सुन लिया तो गुस्सा करेगी। तुझे पता है सच्ची बात इसे कितनी कड़वी लगती है। मैं कुछ समझा नहीं महाराजे। वो आवाज दबाकर बोला, आपा माजा ने ये कुड़ी मुझे जरा मौज मेले के लिए दी थी। कहती थी घरेलू कुड़ी है, बड़ी मुश्किल से फंसाकर लाई हूँ। वो भी बात बात पर हाय अल्लाह तौबा, अल्लाह नहीं जी जी कहती थी। पर यारा हमने भी था का पानी पिया है। जनाने की आवाज सुनकर बता देते कि किस खेत की मूली है। बाजारी कुड़ी थी, खाना खराब। मैंने भी सोचा चलो वक्त ही पास करना है। तो इसमें असल कसूर तो मालकन माजा का हुआ ना? इम्मू ने कहा, ये तेरी मालकन माजा बड़ी कुत्ती शह है इम्मू। मैं इसके साथ कभी कभार कारोबार करता हूँ, इसलिए मजबूरन इसे आपा कहना पड़ता है। ऐसा कहते हुए जो मेरे दिल पर गुजरती है मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं इसकी कसर माजा कहते हुए निकाल देता हूँ। शायद तूने गौर नहीं किया, मैं इसे माजा के बजाय माचा कहता हूँ। माचा का क्या मतलब? बड़ा करारा मतलब है, एकदम टैट। वो सरगोशी में बोला। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। इम्मू के इस्तफसार पर इसने बताया, माचा उठुहार के खाना बदोश बोली का लफ्ज है। इसका मतलब है जंगली सूअर की मादा जिसके पेट में बच्चा हो। बात करते करते राजा एकदम ठटक गया। अपनी शरीर मुस्कुराहट समेट कर बोला, लो आ गई आपा माचा। माजा अपने तनुमा जिस्म को हुलकोरे देती वहां पहुंची। इसके मुंह में तंबाकू वाला पान था। एक निगाही गलत इम्मू पर डालने के बाद वो राजा से मुखातिब हुई, हाँ भाई राजे, कैसी थी कुड़ी? एकदम टेट आपा माचा। वो आग दबाकर बोला, वैसे राजे तू है बड़ा कमीना, इसे 200-400 रुपए ही देता। कैसी बात करती हूँ आपा? वो घरेलू कुड़ी थी, गुस्सा कर जाती तो फिर अगली बार आऊंगा तो कोई तोहफा शोफा लाऊंगा। तू बहुत बड़ा खोचल है, माजा ने तुड़ी चढ़ाकर कहा। फिर बोली, अच्छा वो अंग्रेजी बोतल कहाँ है जिसका कह रहा था?
ہاں اپا ماچا، وہ تو تیرے لیے سنبھال کر رکھی ہے، قسم سے ایک دم انگریزی ہے، بالکل سیل بند۔ راجہ اندر گیا اور پھر اخبار کے کاغذ میں لپٹی ہوئی امپورٹڈ شراب کی ایک نفیس بوتل اٹھا کر لایا۔ یہ لوگ کیا یاد کرو گے اپنے بھائی کو، وہ بولا۔ تھوڑی سی مکالمے بازی کر کے ماجا چلی گئی تو راجہ کے چہرے پر پھر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ایسے مسکرا کیوں رہے ہو بھاراجے؟ ایمو نے پوچھا۔ سچی سچی بتاؤں؟ ہاں، مجھے کون سا کسی کو بتانا ہے؟ راجہ خود کو ایمو سے کافی بے تکلف محسوس کرنے لگا، سرگوشی میں بولا، کہتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس نے مجھے کنڈم کڑی دی، میں نے اسے کنڈم شراب تھما دی۔ وہ ٹیٹ کو اچھے اور کنڈم کو خراب کے معنوں میں استعمال کرتا تھا۔ کنڈم شراب کیا مطلب؟ ایمو نے پوچھا۔ یہ سیل بند بوتل نہیں ہے اور اس میں جو شراب ہے وہ بھی بچی کچی ہے۔ کچھ دن پہلے فیروز آباد گاؤں کے زمیندار ملک آفتاب کے ڈیرے پر ایک بڑی شراب پارٹی ہوئی تھی۔ وہاں بڑی ٹیٹ انگریزی شراب چلی تھی، میں بھی وہاں تھا۔ پارٹی کے بعد میں نے گلاسوں میں بچی کچی شراب اس بوتل میں جمع کر لی۔ وہ دبی دبی آواز میں ہنسا۔ اور یہ بوتل کی سیلیں؟ ایمو نے پوچھا۔ یہ سیلیں شیلیں جھوٹی ہوتی ہیں یارا، ہر طرف ایک دم کنڈم مال چل رہا ہے، وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ اگلے 2-3 روز میں راجے سے ایمو کی چند ملاقاتیں مزید ہوئی۔ وہ ایمو سے بہت متاثر نظر آتا تھا۔ اسے ایمو کی تقریباً ساری روداد معلوم ہو چکی تھی۔ یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہاں عیاش ماجھا نے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا ہے۔ ماں کے حوالے سے اپنے طلب کے بارے میں بھی ایمو نے راجہ کو بہت کچھ بتایا تھا۔ ایک دن بیڑی پیتے پیتے اس نے اچانک ایمو سے پوچھا، یہاں سے بھاگنا ہے ایمو؟ ایمو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہکلایا۔ یہ مجھ پر چھوڑ، یہ بتا یہاں سے بھاگنا ہے تجھے؟ ایمو نے چند سیکنڈ تک سوچا، پھر بولا، ہاں پر اکیلے نہیں، شبوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی لے چلتے ہیں، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ وہ کیا؟ گھبرا مت یارا، کوئی ایسی ویسی شرط نہیں، تو آسانی سے پوری کر دے گا، لیکن تجھے بتاؤں گا بعد میں۔ لیکن تم ہمیں یہاں سے نکالو گے کس طرح؟ ایمو نے پوچھا۔ کہا ہے نا سب مجھ پر چھوڑ دو، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت دکھانی پڑے گی۔ تمہارے انداز سے بڑھ کر ہمت دکھاؤں گا، ایمو نے عجیب ولولے سے کہا، اور پھر ذرائع توقف کر کے بولا، مگر پروگرام کب کا ہے؟ بس 1-2 دن کے اندر تیری مالکن ماچا سے کوئی شے خریدنی ہے، اس کا سودا ہو جاتا ہے تو پروگرام پکا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھار آجے، پر میری تو ملاقات شبوں سے ہوتی نہیں ہے، کسی طرح تو اسے ملاقات کر لے اور اسے بتا دے کہ وہ بھاگنے کے لیے تیار رہے، اور اگر وہ نہ مانی تو تم اسے ساری بات بتانا، اسے بتانا کہ ماجھا کا ڈکیت بھائی بس 2-3 ہفتے میں یہاں تشریف لانے والا ہے، وہ آ گیا تو پھر اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی، اسے ساری حقیقت کھول کر سمجھا دینا۔ راجہ نے چالاکی دکھائی، اگلے روز مہمان خانے میں شبوں سے ملاقات کر لی۔ نہ صرف ملاقات کر لی بلکہ کالے اور صوفی کو چکما دے کے 2-3 منٹ کے لیے ایمو کو بھی اس ملاقات میں شریک کر لیا۔ شبو بھی شاید اپنی طرف بڑھنے والے خطروں کو بھاپ چکی تھی، اس نے نیم رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلا روز ایمو کے لیے بہت افسوسناک تھا، وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کر سکا۔ صبح سویرے حویلی میں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ دین مسلی کا پڑھا لکھا باؤ بیٹا سلیم، جو شدید زخمی تھا، گجرات کے اسپتال میں انتقال کر گیا ہے۔ وہ ماجھا کے ظلم کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار تھا۔ اس کی خطا صرف یہ تھی کہ اس نے تعلیم حاصل کی تھی اور جاہلیت میں غرق اس ٹیکرا گاؤں میں بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا۔ وہ افسر بننے کے لائق تھا، پر ماجھا نے اسے حویلی میں رکھ کر منشی کا کام سونپا تھا، اسے اپنے عیاشی کا سامان بنایا تھا اور اسے ذلیل و خوار کیا تھا۔ وہ 20-22 سال کا تھا۔ اس عمر میں تو زندگی کا آغاز ہوتا ہے، سپنے دیکھے جاتے ہیں، راستے چنے جاتے ہیں، تازہ حوصلوں کے ساتھ سہانی مسافرتوں کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ خشک ہونٹوں ویران آنکھوں کے ساتھ منو مٹی کے نیچے جا سویا تھا۔ بظاہر اس کی موت گھوڑے والے حادثے کی وجہ ہوئی تھی، لیکن یہ حادثہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہو جاتا۔ اس حویلی میں اس کی زندگی کو برباد تو ہونا ہی تھا۔ باؤ سلیم والے واقعے نے ایمو کے ارادے کو مزید پختہ کیا۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ راجہ کا تعاون حاصل کرے گا اور شبو سمیت اس حویلی سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس دن شام کو جب وہ راجہ کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاؤنڈ کتے کو اپنے ہاتھ سے گوشت کھلا رہا تھا، راجہ نے سرگوشی میں ماجھا کو ایک کلاسیکل گالی دی اور بولا، ایمو، تیری خاطر میں ایسا کنڈم سودا کر رہا ہوں، نہیں تو قسم سے لات مار دیتا اس مال پر اور مال والی کی تشریف پر۔ کس مال کی بات کر رہے ہو بھا راجہ؟ ایمو نے پوچھا۔ راجہ نے قمیض کے نیچے سے چاقو نکالا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد قریب رکھے ایک چھوٹے سے تربوز کو بیچ میں سے کاٹ دیا۔ ایمو دنگ رہ گیا۔ تربوز اندر سے بالکل خالی تھا، اس کے خول میں پولی تھین کا ایک لفافہ تھا، لفافے میں کوئی ساہی مائل شے نظر آ رہی تھی، یہ افیم تھی۔ راجہ نے تھوڑی سی افیم نکالی، اسے چٹکی میں مسلا، زبان کی نوک سے چکھا، پھر ناک سے لگایا اور دوبارہ ماجھا کو گالی دی۔ ایک دم کنڈم ہے،
جتنے پیسے مجھ سے لے رہی ہے اس سے آدھے بھی نہیں دینے چاہیے، پر تیری اور شبو کی خاطر یہ گھاٹا بھی قبول ہے۔ وہ اپنے خاص انداز میں مسکرایا۔ تو کیا تمہیں یہ افیم کہیں لے کر جانی ہے؟ تو کیا خود کھا کے اللہ بخشے ہونا ہے؟ ایمو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ایسے چھوٹے سائز کے 8-10 تربوز ایسے ہیں جن میں یہ افیم بھری گئی ہے۔ ان تربوزوں کو دوسرے تربوزوں میں ملا کر لوڈر میں بھر دیا جائے گا۔ کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تربوزوں میں کھوچل تربوز بھی ہے۔ پہلے بھی تو یہ کام کرتے رہے ہو؟ ہاں 2-4 بار تو کیا ہے، ایک دم ٹیٹ کام ہے۔ یہ دیکھو تربوز پر مٹی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جوڑ کہاں ہے۔ اسے آپا ماچا کے کرندے مسالہ لگا کر بڑی صفائی سے جوڑ دیتے ہیں۔ ماجھا کو ماچا کہتے ہوئے اس کے چہرے پر شریر سی چمک آ جاتی تھی۔ ایمو نے کہا، بھار آجے، تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ تم میرے اور شبو کے لیے کر رہے ہو؟ اس نے اپنے لمبے بالوں کو سہلایا اور بولا، یار ان تربوزوں کی آڑ میں ہی تم دونوں کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ لوڈر پر تربوزوں کا ڈھیر ہوگا اور اس کے اندر ہی تمہارے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ بھار آجے، کہیں تربوزوں کے نیچے ہماری سانس ہی نہ گھٹ جائے۔ تم نے دیکھا ہی ہے شبانہ تو ویسے بھی ملوک سی ہے، اور یہ تربوز بھی تو دیکھو ملوک سے ہیں، بڑے خربوزے جتنا سائز ہے ان کا۔ راجہ نے تربوزوں کو ہاتھوں میں گھمایا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔